तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपको ज्ञान की दुनिया में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दिशु सैन। और जैसे कि हमारी हिस्ट्री की सीरीज चल रही थी, उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम काफ़ी गैप हो गया था, डेढ़ महीने के समथिंग। और डेढ़ महीने के समथिंग के बाद आज हम क्या है, एक नया राजा के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले हम दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे थे, उसमें हमने कई राजाओं के बारे में बात कर ली थी। जैसे कि रजिया सुल्तान हो गया। रजिया सुल्तान के बाद क्या है, हमने बहराम शाह की बात की थी। बहराम शाह के बाद हमने नसरुद्दीन की बात की थी। और अब नसरुद्दीन के बाद क्या है, अगला जो शासन है दिल्ली पर, वो कौन करेगा? वो बलबन करेगा। कौन करेगा? बलबन करेगा। तो आज की चर्चा हम बलबन पर करने वाले हैं। और बलबन के बाद कैकुबाद, फिर ट्यूमस, उसके बाद क्या है, जो इलवारी जो वंश है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी वाले पे आ जाएंगे। तो आज हम किस पे बात करेंगे? हम बलबन पे। तो नासिरुद्दीन के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठता है? दिल्ली की गद्दी बैठता है कौन? बलबन। तो पहले हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो हमेशा ही क्या है, इतिहास में आपको जानकारी कहाँ से इकट्ठी हुई है, कौन से स्रोत हैं जिनसे हमें इन चीज़ों को पता चलता है, तो उन पे हम पढ़ते हैं। तो ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से हैं बलबन के इतिहास के बारे में, तो हम उसके बारे में जानेंगे। तो अगर हम सबसे पहले बात करें ऐतिहासिक स्रोत की, तो किताबें हैं, मितभांड हैं। तो इनके द्वारा क्या है, कोई भी इतिहास की जो वहाँ का कार्यक्रम है या कार्यकाल है, तो हमें इन चीज़ों से पता चल जाता है। तो फिलहाल 2 पुस्तकें हैं बलबन के इतिहास के बारे में, तो जिनमें की पहली जो किताब है या पहली पुस्तक है या पहली बुक है, वो कौन सी है? फुतुह-उस सलातीन, ये पहली बुक है। और इसकी रचना किसने की है? इसामी। किसने? इसामीम ने की है। किसने की है? इसामीम ने की है। और ये किसके? बहमन शाह के दरबार में हुई थी। किसकी रचना? फुतुह-उस-सलातीन। और इसामी ने लिखी है ये, जो कि ये जो 999 ईसा से लेकर 1350 तक के इतिहास का वर्णन करता है। ये जो बुक है, ये जो पुस्तक है, इसमें 999 ईसा से लेकर 1350 तक के इतिहास का वर्णन है। मोहम्मद बिन तुगलक की आलोचना की है इसमें, इस पुस्तक में। किसने? इसामीम, जो ईसामीम है, उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक की आलोचना की है इस पुस्तक में। क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि 999 ईसा से लेकर 1350 तक का इतिहास इसमें वर्णन है, तो स्वाभाविक बात है मोहम्मद बिन तुगलक का भी इतिहास इसमें मिलेगा। तो आलोचना क्या की है कि वह एक क्रूर शासक था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। और निर्दय था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो कि गुलाम था। और दूसरी जो पुस्तक है वो कौन सी है? किताबे रहला। कौन सी? किताबे रहला नाम की पुस्तक है। और ये जो किसने लिखी है? अफ्रीकी यात्री है इब्ने बतूता। किसने लिखी है ये अफ्रीकन यात्री है, अफ्रीकी जो यात्री है उसने लिखी है। इसका नाम क्या है? इब्ने बतूता। और किस भाषा में लिखी है ये? किस भाषा में लिखी है ये? अरबी भाषा में लिखी है। अरबी भाषा में लिखी है। और जो इब्ने बतूता है, उनका वास्तविक नाम क्या था? उसका जो वास्तविक नाम है वो क्या था? उनका जो वास्तविक नाम है वो क्या है? फतह अबू अब्दुल्लाह, ये उनका वास्तविक नाम था। किसका? इब्ने बतूता का, जो कि क्या है? अफ्रीकी यात्री था। अफ्रीकी यात्री था, लेकिन किस शहर से था? तो मार्को शहर का था। अब हम करते हैं प्रारंभिक जीवन की कुछ बात करते हैं किसकी? बलबन की। तो प्रारंभिक अगर हम जीवन की बात करें बलबन की, तो पूरा नाम क्या है? गयासुद्दीन। पूरा नाम की बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक, ये उसका वास्तविक नाम है। उसके बाद हम उसके बचपन के नाम की बात करें तो बहाउद्दीन उनके बचपन का नाम है। पिता जो थे इलवारी तुर्क सरदार थे। पिता जो थे ना, ये जो वंश कौन का है? इलवारी तुर्कों का है। ये वंश किसका है? इलवारी तुर्कों का ये वंश है। तो उसके जो पिता है वो इलवारी तुर्क कबीले के सरदार थे। तो स्वाभाविक बात है कि लाल सदी के राजा बनना है। तो इलवारी तुर्क के सरदार थे इसके पिता। किसके? बलबन के। तो
इल्तुतमिश ने क्या है इल्तुतमिश ने बलबन को क्या है, जो 40 तुर्कों का एक 40 तुर्कों का एक क्या है वो होता है दल, उसमें सबसे पहले क्या है इल्तुतमिश ने इसको शामिल किया था। कब? 1233 में। 1233 में इसको शामिल किया था। अब वहीं हम बात करें इसकी उपाधियों की, किसकी? बलबन की। इसको कौन कौन सी उपाधि से नवाजा था, या इसकी कौन कौन सी उपाधि इसको मिली थी? तो सबसे पहले अगर बात करें खासदार पद, जो कि इल्तुतमिश ने दिया था। कौन सा खासदार जो पद है वो इल्तुतमिश ने दिया था। अमीर अय्यूर, रजिया का जब शासनकाल था तो इसको क्या है अमीर अय्यूर का पद मिला था। किसने? रजिया के शासनकाल में। उसके बाद करें आगे अमीर हाजिब तथा हंसीवे सूबेदार, ये भी उसको पद मिला था। किस? अलाउद्दीन के शासनकाल में। किसके? अलाउद्दीन के शासनकाल में। उसके बाद उलोग खां की जो उपाधि है वो किसने दी थी इसको? इसके पहले जो शासनकाल है नासरुद्दीन के शासनकाल में क्या है, जो बलबन है उसको क्या है उलोग खां की उपाधि प्राप्त थी। उसके बाद एक पद भी दिया था नायबे ममलिकात पद, जो कि सेना का सबसे ऊंचा पद था, तो वो भी नासरुद्दीन ने किसको दिया था? बलबन को दिया था। ठीक है। अब क्या होता है कि नासरुद्दीन की मृत्यु के बाद क्या है बलबन शासक बनता है। तो बलबन ने अपना राज्याभिषेक 1266 में करवाया था। कब करवाया था? 1266 में उसने बलबन ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। तो सबसे पहले क्या है, अब कोई भी राजा क्या है जब गद्दी पे बैठता है, या कोई भी नेता जब किसी पिछली वाली सरकार होती है फिर नई सरकार को संभालता है, तो उसके सामने क्या है कई चुनौतियां होती हैं। हो सकता है इसके पहले जो सरकार थी वो किस प्रकार से शासन करती थी। सब देखो किसी भी राजा या शासन या कोई भी नेता, उसके सामने क्या है आपको 4 समस्या रहेंगी: आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, ये और प्रशासनिक। 4 समस्या, चाहे वो राजा हो या कोई भी जनता का कोई लीडर हो, 4 समस्या किसी भी प्रदेश को चलाने में ये 4 समस्या होती हैं। तो बलबन के सामने भी क्या है, सबसे पहले समस्या कौन सी थी कि प्रशासनिक समस्या। कौन सी प्रशासनिक समस्या? तो जन साधारण में क्या है सुल्तान के प्रति क्या है उसको भय एवं सम्मान की भावना जागृत करनी थी। सबसे पहली समस्या ये थी कि जन साधारण के प्रति भय और सम्मान की जो एक भावना है वो जागृत करनी थी। किसको? बलबन को। कि भाई बलबन भी तो नासरुद्दीन को हटा के बना था ना राजा, तो जनता के प्रति उसको भय कि भाई जनता निरंकुश ना हो जाए कि खुद बलबन को ना हटा दे, और सम्मान कि भाई वो अपने राजा का सम्मान भी करे। तो पहली समस्या ये थी। दूसरी समस्या कौन थी? आर्थिक स्थिति को सुधारना, राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारना, ये भी बलबन के सामने दूसरी समस्या थी। तीसरी जो समस्या थी वो राजस्थान और दिल्ली के क्षेत्र में जो मेवाओं का जो आतंक था, जो कि क्या है गरीबों और मजदूरों और आदिवासियों की जो लड़कियों को अपहरण करके उनका व्यापार करता था। तो ये तीसरी समस्या थी उसके सामने। ठीक है। उसके बाद तो इन समस्याओं का समाधान उसने किस प्रकार किया? तो इन सभी समस्याओं का समाधान उसने क्या है रक्त और लोहे की नीति से अपनाया। मतलब कि उसके रास्ते में जो भी आएगा तो वो उसको मार काट डालेगा। ये रक्त और लोहे की नीति किसने? बलबन ने अपनाई। और इसके बाद उसने कई ऐसे सुधार भी किए, जैसे कि उसने क्या है सेनाओं का केंद्रीकरण किया। क्या किया? ये पहला शासक था जिसने क्या है सेनाओं का केंद्रीकरण किया था। दूसरी सुविधा यह थी कि जब जो उसके प्रजा में जो सैनिक थे, अगर उनके जो सैनिक थे और वो कहीं शहीद हो जाते थे, जैसे लड़ाई में मारा जाए, कोई युद्ध हो रहा है उसमें मारा जाए, तो उनकी जो विधवाओं थी उनको पेंशन का काम, उनके बच्चों को पेंशन का काम इसने ही शुरू किया था सबसे पहले। किसने? बलबन में। तो ये उसकी कुछ सुविधाएं थी उसके जनता के प्रति। और उसने क्या है जो 40 दल था, जो तुर्कों को 40 दल हुआ करता था, उसने उसको समाप्त कर दिया। किसने? बलबन ने। तो ये कई परिवर्तन लेके आया था, कई।
कई परिवर्तन लेके आया था। तो जो बलबन भी था पहले क्या है वो इल्तुतमिश का गुलामी था। किसका? इल्तुतमिश का गुलामी था। कुछ और देख लेते हैं। तो बलबन ने उच्च और निम्न कुल के बीच अंतर स्थापित करने का महत्व दिया था। जो बलबन था भाई उसको बराबर अंतर क्या था किसका? जो निम्न कुल वाले हैं और जो उच्च कुल वाले हैं दोनों के अंतर को महत्व दिया था कि भाई उच्च कुल वाले अलग होते हैं और निम्न कुल वाले अलग होते हैं। मतलब एक ये था कि दोनों में फासला जरूरी है, इस बात को ये महत्व देता था। कौन? बलबन। बलबन ने क्या है अपने दरबार में दो प्रथाओं को चलित किया। किसने? दो प्रथाओं को प्रचलन किया। कौन कौन सी? एक तो सिजदा और एक पवोश को प्रारंभ किया। कौन सा? एक तो दो प्रथाएं थी, एक सिजदा और दूसरा पवोश। तो सजदे का मतलब क्या होता है कि जब राजा के दरबार में कोई व्यक्ति जाता है तो घुटने टेक के उसको क्या है सलाम करता है, इसको बोलते हैं सिजदा। तो दो प्रथाएं चलो किसने चलाई थी? बलबन ने। उसके बाद क्या है बलबन क्या है अपने आप को क्या है ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था और उसने क्या है न्याय खुदाई कहा अपने आप को। और उसने ऐसा भी कहा उसने कि भाई जो राजा होता है वो क्या होता है खुदा के समान होता है, खुदा के समान होता है और खुदा का प्रतिनिधि होता है। ऐसा क्या है अपने आप को कहा उसने और ऐसे अपने आप को मानता था और ऐसा ही क्या है जनता को कहता था। और क्या है उसने अपने सिक्कों पर क्या है खलीफा के नाम को अंकित कराया। किसने? बलबन ने। और साम्राज्य के विस्तार के स्थान पर क्या है साम्राज्य को संगठित करने का प्रयास किया। तो कैसे? क्योंकि सेनाओं का केंद्रीकरण कर दिया था तो क्या समाज का जो साम्राज्य है उसको विस्तार ना करके उसको संगठित करने का प्रयास किया। और उसने क्या है गुप्तचर की व्यवस्था की। किसने? बलबन ने। और दीवाने अर्ज नामक सैनिक विभाग का गठन भी किया। किसने? बलबन ने। किसने? दीवाने अर्ज नामक सैनिक जो विभाग है उसका गठन भी किया। किसने? बलबन ने। और दरबार में क्या है शिष्टाचार एवं अनुशासन को क्या है दृढ़ बनाया। उसके राज्य में क्या है कोई भी हंसी मजाक नहीं कर सकता था। हंसी मजाक की और उसने सर कलम किया। तो ये अनुशासन उसका कड़क था कि उसके दरबार में अनुशासन और जो शिष्टाचार था वो बना हुआ था। हंसी मजाक पर बिल्कुल पाबंदी थी। कवि देख लेते हैं कि उसके दरबार में कौन कौन से कवि थे। तो फारसी प्रसिद्ध कवि अमीर हसन और अमीर खुसरो बलबन के ही दरबारी कवि थे। और बलबन ने क्या है दिल्ली में लाल किला का निर्माण करवाया था। बलबन ने सिक्कों पर क्या है जिल्ले इलाही का खुदवाया था और जो मद्रपान है उसको बंद करवाया था। तो सिक्कों पर क्या है जिल्ले इलाही लिखवाया था और दिल्ली पर लाल किला का निर्माण करवाया था। क्यों? क्योंकि मंगोल लाल किले का निर्माण क्यों करवाया था? क्यों? क्योंकि मंगोल के आक्रमण का विरोध मंगोल क्या है एक प्रकार से आक्रमण कर रहे थे। तो इन्हीं के क्या है आक्रमण के विरोध के कारण उसने क्या है किलों का निर्माण किया। क्योंकि किलों को आसानी से भेदा नहीं जाता है, किलों को आसानी से हम भेद नहीं सकते हैं, इसीलिए क्या है उन्होंने क्या है किलों का निर्माण करवाया था ताकि क्या है मंगोलों के आक्रमण से पास से बच चुके। और मंगोलों के जो आक्रमण हुआ था उसके विरोध को रोकने के लिए क्या है अपने पुत्र को भेजा था। कहां पर? उत्तरी पश्चिमी सीमा पर स्थायी रूप से क्या है कई किलों का निर्माण करवाया था और अपने पुत्र को भी भेजा था अपने किसके लिए? मंगोलों के आक्रमण को विरोध को रोकने के लिए। और यही इसी बीच में क्या है बंगाल में क्या है सूबेदार था तुगलक खां, उसके विरोध को उसको जो वहां का जो विरोध हो रहा था उसको क्या है निर्दय पूर्वकता वहां पर दबा दिया था उसको और वहां अपने पुत्र बोकर खां को सूबेदार नियुक्त किया था। तो बंगाल में जो विद्रोह चल रहा था वो किसने किया था? तुगलक खां ने। और उसका विरोध करने के लिए किसको भेजा था? बोकर खां। और खुद ने भी क्या है उस विरोध को क्या है निर्दयता से दबाया था और उसके बाद बोकर खां को उस वहां का सूबेदार नियुक्त किया था। और इसी ने क्या है बलबन ने क्या है अपने जो सैनिकों को क्या है नगद वेतन देने का स्टार्ट किया था। ईरानी त्योहार और नौरोज का भी किसने बलबन ने प्रारंभ किया। बलबन ने हिंदुस्तानी मुसलमानों को
सहकारी ओहदों से अलग रखा। तो जो बलबन ने क्या है, जो हिंदुस्तान के मुसलमान थे वहाँ उनको क्या है, ऊंची पदों पर जो सरकारी ओहदे होते हैं उनको वो पद, ओहदा दिए नहीं, ओहदा मतलब होता है पद, पोस्ट। तो जो जितने भी हिंदुस्तानी मुसलमान थे वो उनको वो पद दिए नहीं, किसने, बलबन को, उसको उससे वंचित रखा था। और कहते हैं कि भाई जो कि वो सब सही होते हैं। अपने प्रिय पुत्र मोहम्मद की मृत्यु के होने के बाद वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका, कौन, बलबन। और इसी सदमे में क्या है, उसको 1286 में उसकी मृत्यु हो गई, किसकी, बलबन की। तो ये पूरा इतिहास जितना कि क्या है, एक परीक्षा में एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में आना चाहिए, उसके सब सारे तथ्य हैं। और इतना ही क्या है पूछा जाता है, और इतने ही मतलब तथ्य हैं, इतने ही इससे ही पूछ सकते हैं, और इसके बाहर कुछ नहीं पूछ सकते वनडे एग्जाम में। हाँ, जो रिटर्न होता है उसमें आपको क्या है, खुद से नोट्स बनाने पड़ते हैं, ये वनडे एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। तो इसके बाद इस वाली कड़ी के आगे बाद हम क्या बढ़ेंगे, इसके बाद हम जो केकुबाद है, केकुबाद देखेंगे और क्यूरमस देखेंगे, और क्यूरमस के बाद क्या है, हम इलवारी जो वंश है उसको खत्म करके कहाँ बढ़ जाएंगे, खिलजी वंश पे, किस पे बढ़ जाएंगे, खिलजी वंश पे। तो तब तक के लिए देखते रहिए स्टडी विद निशु।